29 नवंबर तक ये सत्र चलना है। सत्र में कई विधेयक इस बीच लाए जाएंगे। द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश होगा। सत्र में काफी हंगामा होने के भी आसार हैं। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है, तो आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 29 नवंबर तक यह शीतकालीन सत्र चलेगा। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्ता पक्ष ने भी अपने जवाब तैयार कर रखे हैं। तो ये महत्वपूर्ण सत्र इस बार चलना है, जो आज से शुरू हो रहा है। नवंबर तक यह शीतकालीन सत्र चलेगा और इस दौरान कई विधेयक पेश किए जाएंगे। द्वितीय अनुपूरक बजट भी इस दौरान पेश किए जाएंगे और सत्र में काफी हंगामा होने के भी आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने बड़ी तैयारी की है कई मसलों पर सरकार को घेरने की, और ऐसे में दोनों तरफ से तैयारी है। देखना दिलचस्प होगा कि जो जन मुद्दे हैं वो किस तरीके से सदन में उठाए जाते हैं और कितना जो विधायी कार्य है वो पूरा हो पाता है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव कहां गायब थे और क्या वो उपचुनाव में हार के बाद शर्म से सदन में नजर आएंगे। नीरज कुमार के बयान पर अब सियासत गर्म हो गई है। सभा के प्रस्तावित सत्र में नहीं जाइएगा, अब आपके नाम कर्तव्य घोटाला भी जुड़ने वाला है। ये जनमत घोटाला करके सत्ता में आई एनडीए। 25 नवंबर से बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। हर एक विधानसभा सत्र के पहले सवाल ये उठता रहा है कि सत्र कितना हंगामेदार रहेगा, लेकिन बिहार विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र के पहले जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक नया ही सवाल उठा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नीरज कुमार ने पूछा कि मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव कहां गायब थे और क्या वो उपचुनाव में हार के बाद सदन में नजर आएंगे। अगर विधानसभा के प्रस्तावित सत्र में नहीं जाइएगा तो सैलरी घोटाला के साथ अब आपके नाम कर्तव्य घोटाला भी जुड़ने वाला है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के सदन में नहीं आने को कर्तव्य घोटाला करार दिया। नीरज कुमार के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। ये जनमत घोटाला करके सत्ता में आई एनडीए। अब ये 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव क्या जीत गए हैं, इठला रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। दरअसल पिछले विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव एक दिन भी विधानसभा की कार्यवाही में नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने सवाल भी पूछा था। अब जबकि एक बार फिर 25 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, उसके पहले नीरज कुमार ने इस मुद्दे को उठा दिया है। वैसे आपको बता दें, बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिन का होगा। 25 नवंबर से शुरू हो रहा सत्र 29 नवंबर को खत्म होगा। इस दौरान 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान किस तरह की बहस और कितना हंगामा होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तेजस्वी यादव पर निशाना साधकर नीरज कुमार ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उपचुनाव में चारों सीटों पर हार के अगले ही दिन तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की आखिरी जीत है। तेजस्वी यादव ने 2025 में बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी किया। तेजस्वी के दावे पर बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने पलटवार किया है। बिहार में जो उपचुनाव था ये इन लोगों का अंतिम ही जीत है। 2025 के पहले सप्ताह का सेमीफाइनल माने जा रहे उपचुनाव में आरजेडी की करारी हार हुई। उपचुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी चुनावी मोड में आती दिख रही है। पटना के आरजेडी ऑफिस में बदलो बिहार कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और दावा किया कि 2025 में फिर से बहुमत के साथ आरजेडी की सरकार बनेगी। बिहार में जो उपचुनाव था ये इन लोगों का अंतिम ही जीत है। इसके बाद ये लोग जीतने वाले नहीं। तेजस्वी यादव ने 2024 में आरजेडी की जीत को बीजेपी की आखिरी जीत बताया और 2025 में आरजेडी की सरकार बनाने का दावा किया। तेजस्वी यादव के बयान पर जाड़े के मौसम में भी बिहार की सियासत गर्मा गई है। 25 भी बहुत जल्द आने वाला है, ये सपना उनका साकार नहीं होने वाला। एक के बाद एक जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी यादव पर ताबड़तोड़ पलटवार किए।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के 2025 में सरकार बनाने के दावे पर तंज कसा है। उस आदमी ने थेथरोलॉजी की डिग्री ली हुई है, कोई थेथर हो जाए। अब 4 सीट हार गए, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं। बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजे इंडिया या कहें कि आरजेडी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि इन 4 सीटों में से 3 सीटें 2020 में इंडिया अलायंस के पास थी, जिसे 2024 में एनडीए ने छीन लिया। हार से हताश कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव ने 2025 में जीत का बड़ा दावा किया है, लेकिन फायदा कितना मिलता है ये 2025 में ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी नतीजों के बाद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अचानक मध्य प्रदेश के दतिया शक्तिपीठ पहुंच गए। दोनों ने वहां मां बगुलामुखी की पूजा की, हाथ जोड़कर माता की आराधना की। अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि आखिर लालू और तेजस्वी दतिया सिद्धिपीठ क्यों गए? महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव और बिहार में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद सभी नेता चुनाव नतीजे का विश्लेषण करने में जुट गए हैं, हार और जीत का हिसाब लगा रहे हैं। इसी दौरान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अचानक विशेष विमान से मध्य प्रदेश के दतिया शक्तिपीठ के लिए रवाना हो गए। आखिर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दतिया शक्तिपीठ क्यों गए? अब आप ये तस्वीर देखिए। लालू प्रसाद और तेजस्वी दतिया शक्तिपीठ मंदिर में देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। दोनों शक्ति पूजा में लगे हैं, मां बगलामुखी देवी की आराधना कर रहे हैं। आखिर लालू प्रसाद भगवान से क्या मांग रहे हैं? चुनावी नतीजों के बाद लालू और तेजस्वी की क्या मुराद है, जिसे पूरी करने के लिए दतिया शक्तिपीठ गए? माता की पूजा के बाद तेजस्वी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हम लोग आज दतिया पधारे हैं और आदरणीय हमारे पिता भी यहाँ आए हैं साथ में। माँ का आशीर्वाद देने आए हैं ताकि माँ शक्ति दे, ताकि और लोगों की सेवा जो है हम लोग अच्छे से कर सकें। विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि आने वाला जो 25 का चुनाव है बिहार में, वो हम लोग जीतेंगे। ये पहली बार नहीं है कि लालू प्रसाद सिद्धपीठ गए हैं। लालू प्रसाद तांत्रिक बाबाओं के पास जाते रहे हैं। पारिवारिक और राजनीतिक परेशानियों से लड़ने के लिए वो ऐसा करते रहे हैं। दतिया में पीताम्बरा शक्तिपीठ, मां बगुलामुखी देवी और धूमावती देवी का मंदिर है। माना जाता है कि जब कोई बड़ी समस्या आती है तो यहाँ विशेष पूजा की जाती है। यहाँ मनोकामना पूर्ति के लिए भी आराधना की जाती है। लालू फैमिली ने भी यहाँ विशेष पूजा की और माता से मन की बात कही। न्यूज़ 18 के लिए मध्य प्रदेश के दतिया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज परिसर में आयोजित जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अल्पसंख्यक समाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। ललन सिंह ने सीधे सीधे कह दिया कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जेडीयू को वोट नहीं देते हैं। ललन सिंह ने कहा, लालू राबड़ी शासनकाल में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति थी। मदरसा शिक्षकों को 3 से 4 हजार सैलरी मिलती थी। अब 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज जेडीयू को वोट नहीं करता है। ललन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग उन्हें वोट देते हैं, जिन्होंने आज तक अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। मुसलमानों ने अल्पसंख्यक समुदाय की क्या स्थिति थी? बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000-4,000 रुपया मिलता था लालू जी के, राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए, विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
तो वहीं ललन सिंह के बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि ललन सिंह के बयान से ये साफ है कि जेडीयू बीजेपी की विचारधारा के साथ खड़ा हो गया है। तो वहीं बीजेपी ने ललन सिंह के बयान का समर्थन करते हुए ये कहा कि ललन सिंह ने अपनी व्यथा बताई है। अल्पसंख्यक समाज सारी योजनाओं का लाभ लेकर भी एनडीए को वोट नहीं करता है। देखिए, जनता दल यू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का ये बयान कि मुसलमान जनता दल यू को वोट नहीं देते, यह स्पष्ट करता है कि जनता दल यू का विचार, जनता दल यू की सोच और जनता दल यू कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ खड़ी हो गई है। माननीय ललन सिंह जी ने अपनी व्यथा व्यथित की है। जरूर उन्होंने महसूस किया होगा, तभी इस बात को उन्होंने कहा है। माननीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों ने जितनी योजनाएं समाज के लिए लाई, वो सभी का लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिला और अल्पसंख्यक समाज उससे लाभान्वित भी हुआ। पार्टी विशेष के द्वारा उनको भय दिखा करके वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अनुचित है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के बेटे राजीव शर्मा जल्द जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, राजीव शर्मा ने नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सुरेश शर्मा के चक्कर मैदान स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान सुरेश शर्मा के छोटे बेटे और शहर के चर्चित व्यवसायी राजीव शर्मा ने उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके बाद चर्चा तेज हो गई है कि राजीव शर्मा जेडीयू में जा सकते हैं। तो व्यवहारिक बात है कि कहीं ना कहीं कोई उनके परिवार का सदस्य उनकी विरासत संभालेगा, राजनीति में राजीव शर्मा हो सकते हैं। उम्मीद है नहीं तो कहना गलत होगा जी, लेकिन 25 में दावेदारी होगी। बिल्कुल, आप तो बोल दिए पार्टी बिल्कुल होगी। अगर आप चाहिएगा तो बिल्कुल होगी। कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, हमारे पिताजी का कार्यक्षेत्र मुजफ्फरपुर विधानसभा ही है और हमेशा से रहा है। 20 साल से 25 साल से वो मुजफ्फरपुर की जनता के लिए काम करते आए हैं और अगर मौका दिया गया मुझे, तो मेरे हिसाब से तो मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा से ही लड़ना चाहूँगा। पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर तीखा व्यंग किया है। उन्होंने माल महाराज का मिर्जा खेले होली जैसे व्यंग से उन पर प्रहार किया और कहा कि बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे बयान भी दिए। ये सब चलने वाला नहीं है। अब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। ये काम तो सरकार करती है ना। एयरपोर्ट कोई एमपी कर देगा क्या? 23 नवंबर को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण किया और शनिवार रात छपरा के डोरीगंज में सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में कार्रवाई करते हुए 3000 ट्रक को जब्त किया गया। साथ ही 1500 सीएफटी बालू भी पकड़ा गया है। बिहार में बालू माफिया की अब खैर नहीं। बालू माफिया के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, बालू खनन से जुड़े 3000 ट्रक जब्त, 15 लाख सीएफटी बालू भी पकड़ा गया। हेलीकॉप्टर में बैठे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को देखिए, ये किसी चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे, बल्कि कर रहे हैं बालू घाटों का निरीक्षण, वो भी आसमान की ऊंचाई से। विजय सिन्हा ने 23 नवंबर को हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण किया और जो इनपुट मिला उसके आधार पर शनिवार की रात छपरा के डोरीगंज में सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में कार्रवाई हुई। छापेमारी में करीब 3000 ट्रकों को जब्त किया गया। साथ ही 15 लाख सीएफटी बालू भी पकड़ा गया है। तो अब सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। बात सिर्फ बालू घाटों के हवाई सर्वेक्षण और छापेमारी तक ही सीमित नहीं है। बालू का ओवरलोडिंग बंद कराने के लिए डिप्टी सीएम ने बालू खनन की जानकारी देने वाले को इनाम देने की भी बात कही है। और हमने कहा है कि जो पदाधिकारी गलत तरीके से माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाएंगे, वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में बालू माफिया से लेकर माफिया से मिली भगत वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। बावजूद इसके बालू का अवैध खनन जारी है, लेकिन अब सरकार बालू माफिया की कमर हमेशा के लिए तोड़ देना चाहती है। अब जो भी बालू माफिया अवैध खनन करेंगे और उनकी मदद में जो अधिकारी शामिल होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनकी संपत्ति भी जब्त होगी।
न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब रुक करेंगे झारखंड की सियासी खबरों का। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ ही हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड की सियासत के सबसे बड़े सिकंदर बन गए हैं। झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले हेमंत सोरेन पहले नेता होंगे। 28 नवंबर को सुबह 11:30 बजे हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पद की शपथ लेंगे। सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है। झारखंड में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। राज्यपाल संतोष गंगवार से राजभवन में जाकर हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री पद का त्याग पत्र सौंपने के साथ नवनिर्वाचित विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद राज्यपाल ने नई सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहा। साथ ही नई सरकार बनाने का न्योता भी दिया। उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। नई सरकार का दावा पेश करने के पहले हेमंत सोरेन के आवास पर गठबंधन में शामिल दलों के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद हेमंत सोरेन को INDIA विधायक दल का फिर से औपचारिक रूप से नेता चुन लिया गया। विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, हमें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और झारखंड के सारे मतदाता आम जनता को मैं विशेष रूप से उनका आभार करता हूं कि इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को पुण्य जनादेश दिया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। शपथ 28 तारीख को हो रही है मोरहाबादी मैदान रांची में। 28 नवंबर को सुबह 11:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सहित इंडिया अलायंस के कई मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं को न्योता दिया गया है। 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। झारखंड के गठन के बाद से ऐसा पहली बार हुआ जब सत्ताधारी गठबंधन में लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर ली हो। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले हेमंत सोरेन पहले नेता भी बनेंगे। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और अविनाश कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया में पनोरमा ग्रुप के भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पनोरमा ई होम्स में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, पूर्णिया की मेयर विभा कुमारी और कंपनी के प्रबंधन निदेशक संजीव मिश्रा ने दीप जलाकर किया। इस भव्य आयोजन में बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों ने कार्यक्रम पेश किया। कार्यक्रम में अभिनेत्री महिमा चौधरी, तुषार कपूर, ऐशान कुरैशी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 451 घर मालिकों को घर की चाबी सौंपी गई। पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने सबको चाबी दी। तो देखिए 4 से 51 घर मालिकों को घर की चाबी दी गई है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कई मशहूर बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुई और कलाकार महिमा चौधरी, तुषार कपूर आपको दिखाई दे रहे होंगे। बॉलीवुड की हस्तियों ने अपना कार्यक्रम भी इस दौरान पेश किया। तो पनोरमा ग्रुप की तरफ से यह पूरा भव्य आयोजन और ऐसे में पनोरमा के ई होम्स में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां घर मालिकों को 4 से 51 जिनकी संख्या उनको चाबी दी गई। प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने उन्हें चाबी दी और उनके घर के सपने को साकार भी किया है।
तो लगातार पनोरमा ग्रुप की अगर बात करें तो कैसे लोगों को मकान मुहैया हो सके, लोग अपने सपनों के घर में रह सके, इसके लिए लगातार कदम यह ग्रुप उठाता है, अपनी पहल करता है। और ये तस्वीर इस भव्य कार्यक्रम की। हमारे जितने भी बायर्स हैं वो आज आए हैं, उनको हमने चाबी दिया है और सेलिब्रिटी के हाथ से चाबी दिया है। बहुत बड़ा मंच बना है और जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 62 डेज से खेल रहे थे उसको हमने सम्मानित किया है, उसको बड़ा मंच मिला है और बड़े सेलिब्रिटी के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला है और उन्हीं के हाथ से सील सर्टिफिकेट हमने बच्चों को दिया है और इनाम दिया है। जो हमारे बायर्स को हमने चाबी दिया है। जिस समाज में हम काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, 10 रुपया अर्न कर रहे हैं, उस समाज को कहीं न कहीं हमें कुछ वापस देना होता है। जो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही हम बच्चों को मंच देते हैं और सोशल वेलफेयर का काम करते हैं।